क्लास 10 बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पूरा अपन आज पेपर सॉल्व कर लेंगे। पूरा 2023 का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा आज के दिन। तो ये लंबी वीडियो होने वाली है। देखो, एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। देखो, 140 को फैक्टराइज करना है तो 2 की टेबल से होगा, 2 7 ज़ा 14 और 0 का 0। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 6 आता है। तो 2 3 ज़ा 6 बचा क्या है, 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10। अब ये देखो बन गया कितना, 35 या तो 7 की टेबल से डिविजिबल होगा या 5 की। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 की टेबल से डिविजिबल होगा तो 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर्स जो आए उनको किस तरीके से लिखेंगे, 140 इक्वल्स टू जो आए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब 2 दो बार आया तो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वाला क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF इतना दे के रखा है 9, फाइंड द LCM ऑफ, इन दोनों नंबर का हमको LCM निकालना है। HCF जो है 9 दे रखा है, नंबर ऑफ दोनों नंबर दे रखे हैं। तो LCM इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। HCF कितना है, 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। हमको जो है 3√2 जो है उसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। अब जब इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सपोज 3√2 इज नॉट एन इरेशनल। सपोज करेंगे कि 3√2 जो है वो इरेशनल नहीं है या फिर रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो उसे क्या होना चाहिए, A/B के फॉर्म में होना चाहिए। तो 3√2 वैसा का वैसे इक्वल का इक्वल A/B। अब क्या है, 3 जो है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ इक्वल के उस साइड कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा A/3B और √2। अब क्या A/B3 ये इंटेजर से A/3B क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर है। और इक्वल में क्या आ रहा है आपका, √2 जो है A/3B जो है रेशनल नंबर है और जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इरेशनल नंबर इक्वल हो रेशनल नंबर के। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। हमने गलत माना था कि ये इरेशनल नहीं है या फिर रेशनल है। ऐसा नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर 7 का और जो है वो, फाइंड द HCF ऑफ 17 23 एंड 29। फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये तो है प्राइम नंबर का फैक्टर। अब देखो ये 1 की टेबल से डिविजिबल होगा, अगर होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई 1 23 मल्टीप्लाई 1 29 मल्टीप्लाई 1। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। तो HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u। अब 4u² प्लस 8u को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4u इंटू मल्टीप्लाई u। 4u, u का u में होगा तो u² हो जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8, u का u तो 8u हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u। अब देखो दो जगह मुझे दिख रहा है 4u। तो 4u को मैंने क्या कर लिया, कॉमन लिख लिया। u+2 दिख रहा है तो उसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया। अब 4u को 0 के इक्वल्स रखूंगी। 4u को 0 के इक्वल्स रखा तो ये देखो 4 क्या है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में। अब 0 के डिवाइड में गया तो किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 से डिवाइड करें, आंसर 0 ही आता है। तो u इक्वल्स टू 0। तो आपका एक 0 आ गया है, 0। फिर u+2 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस का है, उधर इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जीरोस क्या आ जाएंगे हमारे, एक तो 0 आ जाएगा और एक -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज द सम ऑफ जीरोस है -1, प्रोडक्ट दे रखा है √5। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू दे रखी है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि दे रखी है √5।
हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह और -1 वैल्यू, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह √5, 0 का 0, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बन जा एक्स प्लस का प्लस √5 इक्वल्स टू 0। यही है आंसर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √5। फिर अगला है फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड करने का बोला है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के रेशोज फाइंड करने हैं। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 3x + 2y इक्वल्स टू 5, 2x - 8y इक्वल्स टू 7। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकेंड इक्वेशन मान लिया सॉल्यूशन के लिए। A1 इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, B1 इक्वल्स टू 2 और C1 इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो होता है C1। फिर A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -8 साइन के साथ रखनी है और C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। अब रेशो किसका निकालना है, A1/A2, तो A1/A2 लिख देंगे। A1 की वैल्यू 3 है और अपॉन A2 की वैल्यू 2। फिर B1 की वैल्यू जो है -2 और B2 की वैल्यू जो है वो -8, B1/B2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। फिर C1 के अपॉन में C2 रख दिया। ये हो गए रेशोज। अगला हमारा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो y को इक्वल के उस साइड पहुंचाना होगा। y को इक्वल के उस साइड पहुंचाएंगे तो y जो है इक्वल के इस साइड प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 तो ऑलरेडी था, y इधर से आ गया तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये क्या है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 उतारेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब x की वैल्यू क्या आई थी 4 + y, तो x की जगह क्या लिख देंगे 4 + y प्लस का y इक्वल्स टू 14। अब देखो y प्लस वाई, एक y कितना हो जाएगा 2y प्लस का 4 इक्वल्स में 14, प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा 2y। अब ये मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू आ गई 5। फिर वही लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 4 + y, तो ये वाली इक्वेशन लिख ली, x इक्वल्स टू 4 + y, x का x इक्वल का इक्वल 4 का 4, y की वैल्यू थी 5। अब देखो प्लस करना है, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब ये डायग्राम आपको दे के रखेंगे, बोलेंगे जीरोस पता करने हैं। तो देखो एक्स एक्सिस पर हमें जीरोस पता करने हैं, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है ये देखेंगे, 1 2 3, तो 3 जीरोस है इसके। अगला इसका यही आंसर है बस। अगला है फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके जीरोस निकालने हैं। तो अब देखो x² - 3 है, इसको हमें ऐसा लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर लिखूंगी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, वापस वैसे ही आंसर आ जाएगा। लेकिन लगाने का पर्पस ये है कि इसको फॉर्मूले जैसा बनाना है। फॉर्मूला क्या बनाना है, a² - b² वाला। तो देखो ये बन गया x² - √3 का स्क्वायर मतलब a² - b², इस तरीके का फॉर्मूला बन गया। अब क्या होता है a² - b² क्या होता है, a + b a - b। अब यहाँ पे देख लो a इक्वल्स टू हम मान लेंगे x है, b इक्वल्स टू हम मान लेंगे √3। इस तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाएंगे तो इसको एक बार लिख लेंगे a + b a - b। अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, a इक्वल्स टू क्या लिखा है x, तो a की जगह हम x लिख देंगे प्लस का प्लस, b इक्वल्स टू क्या माना है √3, तो b की जगह √3 लिख देंगे। फिर a की जगह x माइनस का माइनस, b की जगह √3। ये आ गए आपके। हाँ देखो अब इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल्स रखेंगे। 0 के इक्वल्स रखेंगे तो आपको पता है कि प्लस का नंबर है, 0 के इक्वल्स उधर जाएगा तो ये माइनस का √3 हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके जीरोस आ जाएंगे -√3 और प्लस का √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेक वेदर, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पता करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो 2 हो। तो अगर पावर 2 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पावर कुछ भी ना आए तो लीनियर होगी, और अगर पावर 3 आती है तो क्यूबिक इक्वेशन होगी।
सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो वैसा कैसे माइनस का माइनस 2x भी वैसा कैसे इक्वल का इक्वल, ये बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 माइनस का फिर माइनस माइनस प्लस 2 का x में होगा तो 2x आंसर आएगा इसका। अब 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, प्लस के नंबर है ये माइनस का इधर आके प्लस, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, प्लस का प्लस 6 का 6। तो ये आपकी क्या बनी, सबसे बड़ी पावर क्या हुई 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू आपका -4, सी इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है -4, उसका स्क्वायर माइनस का -4 का 4, ए की जगह, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 4 का 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 ज़ा 16, माइनस का डबल बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। अब देखो ये प्लस का नंबर ये माइनस का नंबर, बड़े नंबर का साइन लगेगा, 24 में से 17 घटेंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म हमको पता करनी है, तो एन की वैल्यू क्या पता है 10 है, ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म दे रखी होती है वो होती है, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो होती है, तो सेकेंड टर्म में 7, उसमें से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे, 7 में से 2 गया तो 5, तो डी की वैल्यू आ गई 5। ए एन की वैल्यू हमें पता करनी, ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए की वैल्यू थी 2 वो रख दी, प्लस का प्लस, एन की वैल्यू है 10, माइनस का माइनस, 1 का 1, डी की वैल्यू है 5 वो रख दी। अब देखो ए एन ऐसा कैसी, 2 ऐसा कैसी, 10 में से 1 गया तो 9 मल्टीप्लाई 5 का 5, अब पहले मल्टीप्लाई होता है तो 9 5 ज़ा 45, ये प्लस का 2 ऐसा कैसी, अब 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47, तो ये आ गई 10th टर्म आपकी 47। अब और वाला क्वेश्चन है चेक वेदर। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ये हमें पता करना है, तो हम इन सबको मान लेंगे, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब देखो फॉर A1 A2 ये सब मान लिया, अब क्या फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 हमारा है -4, फिर क्वेश्चन फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 की वैल्यू रख दी। अब देखो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का 4 ऐसा कैसी, A3 माइनस A2, A3 में से A3 की वैल्यू क्या है -8 वो रख दो, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A2 की वैल्यू भी है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -8 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर वही A4 में से A3 माइनस करना है तो A4 की वैल्यू है -12, फिर क्वेश्चन का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फिर A3 की वैल्यू भी -8 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 जाएगा तो फिर -4। अब सबका आंसर क्या आ रहा है -4, मतलब ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमको लिखना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर। अब देखो अगर हमने एक ट्राइंगल के एक साइड से कोई लाइन खींची है तो वो दूसरी तरफ भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो होगी लेकिन साथ में क्या करेगी वो इक्वल रेशो में क्या करेगी डिवाइड करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यही है आपका थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसी के और में थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन दे रखा है। इफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, पैरेलल मतलब सामने सामने चलने वाली रेखा,
तो अब देखो फाइंड ईसी की वैल्यू पता करनी है। ए से लेके ई दे रखा है 1, ए से लेके डी दे रखा है 1.5 और डी से लेके बी दे रखा है 3। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। एबीसी ट्राइंगल एबीसी में हमें पता है डीई पैरेलल है बीसी के, जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, ये इक्वल रेशो में होंगे तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। तो वही लिख लिया, एडी की वैल्यू रख ली, डीबी की वैल्यू रख ली, एई की वैल्यू रख ली, ईसी की हमें वैल्यू पता करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू ईसी होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ईसी की वैल्यू निकल आई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच की दूरी हमें पता करनी है। पी पॉइंट दे रखा है, क्यू पॉइंट दे रखा है। पी और क्यू पॉइंट को हमने लिख लिया। पहले नंबर को मानते हैं x1, दूसरे को x2, फिर y1, फिर y2। अब हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 की वैल्यू क्या थी 6, वो रखा, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 की वैल्यू 4 इसका स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 की वैल्यू 8 वो रख दी, फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 की वैल्यू 6 है उसका स्क्वायर। अब देखो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 भी क्या हो जाएगा 2 बचेगा। 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, 4 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 को किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी पैर बन गई 2 की तो 2 बाहर निकल गया, जिसकी पैर नहीं बनी वो अंडर रूट में रह गया। तो यही है इसका आंसर। फिर दिया है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड ये। अब इसमें भी डिस्टेंस बिटवीन निकालना है हमें। तो देखो ए के लिए ये पॉइंट रख लिए, बी के लिए ये पॉइंट रख लिए, फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखें x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू थी माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू a थी स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 की वैल्यू जो थी वो माइनस b थी, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 की वैल्यू रख दी और स्क्वायर का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 a और 1 a 2 है, वो भी साइन माइनस का ही आएगा और स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4। देखो इस तरीके से माइनस 2a मल्टीप्लाई माइनस 2a करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में बदल जाते हैं साइन। तो 2 2 जा 4, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो क्या हो गया साइन चेंज हो गया 4 स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा। अब दोनों जगह पे क्या दिख रहा है 4, तो 4 क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा का वैसे ही। अब देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, पेयर बन जाएगी तो बाहर और इसकी कोई पेयर नहीं बनी तो ये अंदर ही रह जाएगा, यही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10a 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक a एंड कॉस a। अगर 10 की वैल्यू दे रखी है 4/3 तो हमें सेक a और कॉस a की वैल्यू पता करनी है। तो देखो अब 10 की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो अभी ये हमें कैसे पता चलेगा ये परपेंडिकुलर है बेस है क्या है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, इसको समझ लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये किसकी वैल्यू है साइन कॉस 10, फिर नीचे से उल्टा करेंगे अगर इसको तो कॉसेक सेक कोट। तो साइन की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और 10 की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 10 की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो पहला नंबर है ऊपर वाला ये किसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर की, और जो नीचे वाला नंबर है 3 ये किसकी वैल्यू है बेस की। तो हम एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर की जगह 4 लिख दिया, बेस की जगह 3। मतलब अभी हमें क्या करना है हाइपोटेनियस निकालनी है। अब हाइपोटेनियस कैसे पता चला कि निकालनी है, क्योंकि हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। और सेक ए क्या होता है देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक, सेक में क्या होगा उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस
पता करनी पड़ेगी, पहले हाइपोटेनियस देखे नहीं रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी की तो वैल्यू पता नहीं है, ए सी की स्क्वायर है, ए सी की वैल्यू है 4 प्लस का प्लस, बी सी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 4 4 सा कितना होगा 16 प्लस 3 3 सा 9, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगी, रूट लगेगी तो क्या हो जाएगा, ये दो नंबर की पेयर बन जाएगी, 2 नंबर की 5 मल्टीप्लाई 5 की पेयर बन गई, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 आ गई। अब देखो सेक थीटा होता है क्या है, सेक थीटा हमें पता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई थी 5 और अपॉन में बेस की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी थी। कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस हमें पता है 5। अब ये एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच। संगीता और जो रेशमा है वो टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच 0.62। हमें पता है कि संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.62 है। व्हाट रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमने मान लिया कि पी ए। अब देखो पी ए इक्वल्स टू कितनी है, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है जो कि 0.62 है। पी भी हम मान लें कि क्या है, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी वो हमें क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाया, पता करनी है। अब हमें पता है कि होने और नहीं होने की क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू क्या होता है, किसी चीज़ के होने की और नहीं होने की दोनों की घटना का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अब यही है कि पी ए ये जो है संगीता के और रेशमा के जीतने की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो अगर हमें रेशमा के जीतने की वैल्यू पता करनी है तो संगीता ये वाला जो पी ए प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी भी यहीं रह गया, 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी थी 0.62। अब 0.62 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.38। कैसे घटाएंगे देख लो, 1 में से 0.62 माइनस करना है, तो हम पॉइंट लगा के 0 0 लिख लेते हैं। अब पॉइंट लगा के 0 0 लिखेंगे तो 0 में से 2 भी नहीं जाएगा ना 6 जाएगा, तो इधर से क्या करना पड़ेगा, कैरी देना पड़ेगा। ये बन गया 0, ये बन गया 10, ये बना फिर 9, ये बना 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और ये 0 का 0, 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गई रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और का, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 लाल कलर की बॉल है और 5 ब्लैक कलर की बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम, एक बॉल को रैंडमली उठा लिया गया फ्रॉम द बैग, बैग के अंदर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस जिस बॉल को उठाया गया है वो रेड कलर की होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देख लेते हैं कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 रेड बॉल है प्लस 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारा 8 बॉल्स का। उसके बाद प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो रेड बॉल टोटल है कितनी, रेड बॉल है 3, 2 सेकेंड कुछ गड़बड़ है, रेड बॉल है 3, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा हमारा 3। अब तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना आया 3 और टोटल आउटकम्स कितना है हमारा 8। अब ये कोई डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल सेम टेबल से तो नहीं है, तो इसके लिए यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, अगर एक डाई को फेंका जाए तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, टोटल नंबर इतने ही होते हैं और इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितना होगा 6, और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर होते क्या है 2 3 और 5, तो 2 3 5 में से कुछ भी एक आ सकता है, तो 1 2 3
प्राइम नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब a box contains 5 red and white, 8 white and 4 green marbles. One marble taken out the box at random. Find the probability getting white marble. अब देखो एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है, जिसमें से एक मार्बल हमने रेंडमली निकाल लिया। अब रेंडमली एक मार्बल निकाल लिया है तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है व्हाइट मार्बल आने की। तो टोटल मार्बल कितने हैं वो देख लेते हैं। तो 5 8 + 4 तो कितना हो गया टोटल मार्बल 17। अब व्हाइट मार्बल कितने 8 थे तो 8 लिख देते हैं, यही हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 8 और टोटल आउटकम टोटल मार्बल कितना है 17, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी। क्वेश्चन नंबर 18 है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टावर जो है वर्टिकली एक ग्राउंड पे है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। एक ग्राउंड के पॉइंट से जो कि 15 मीटर दूरी पर है। तो फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से एक टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमको पता करनी है। तो हमने मान लिया कि लेट हाइट इक्वल्स टू h मीटर, ठीक है, h मीटर है आपकी हाइट इन ट्राइंगल ABC। इस ABC ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे 10 60 डिग्री। कई बच्चों का ये होता है डाउट कि 10 ही क्यों लगाया, सेक क्यों नहीं लगाया, कोड क्यों नहीं लगाया, कोई और दूसरे क्यों नहीं लगाया हमने। तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखो होता है क्या है, पाकिस्तान, अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहीं से देख लेते हैं कि अगर देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें पता क्या करना है, हाइट पता करनी है, हाइट पता करेंगे। तो देखो हमें पता क्या करना है, हमें पता करनी है हाइट, मतलब कि परपेंडिकुलर, हमें बेस दे के रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है टेन थीटा में। तो हम क्या लगाएंगे 10 थीटा। अगर हम गलती से साइन थीटा लगा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है ना तो हमें हाइपोटेनियस पता है, तो दोनों ही पता नहीं है, तो हम साइन थीटा लगा के करेंगे क्या, तो इसलिए हम 10 थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो 10 कितना डिग्री, जितना भी दिया हुआ रहता है एंगल क्वेश्चन में उतना डिग्री हमें लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में 10 60 डिग्री होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AB और बेस की वैल्यू कितनी है AC है। तो आप देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3, इक्वल का इक्वल, परपेंडिकुलर क्या AB और अपॉन में बेस AC। अब देखो परपेंडिकुलर की हमने क्या माना था, हाइट कितनी मानी थी h मीटर, AC की वैल्यू है 15, डिवाइड की चीज़ किधर जाएगी मल्टीप्लाई में, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये हो जाएगा 15 √3, तो ये आ जाएगी हमारी हाइट इक्वल्स टू 15 √3। अब उसका और का क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम। एक पेड़ स्ट्रोम की वजह से टूट जाता है, ब्रोकन पार्ट बेंड सो। अब ये जो एक पेड़ था ये ब्रोक होके टूट के इस तरीके से यहाँ पे गिर चुका है ग्राउंड पे। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड ट्री, अब देखो आपकी जो 8 मीटर जो है क्या है डिस्टेंस दे रखी है, एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ट्री की हाइट पता करनी है। तो कैसे पता करोगे, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में हम लगाएंगे कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री लगाएंगे। तो कॉस क्या होता है आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, साइन कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देख लो आपका, बेस 8 मीटर है BC, तो BC 8 मीटर। अब देखो बेस हो गया BC एंड जो आपका हाइपोटेनियस है वो क्या है AC। तो अब देखो BC की वैल्यू कितनी 8 मीटर और AC की वैल्यू आपको पता करनी है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC √3 हो जाएगा, इक्वल का इक्वल 8 × 2। अब
8 टू ज़ा क्या हो जाएगा 16, और ये मल्टीप्लाई में गया, अब ये मल्टीप्लाई का नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो AC आपकी हाइपोटेनियस पता चल गई 16√3। अभी तो हाइपोटेनियस पता चली, अगर अभी परपेंडिकुलर पता चलेगी जब जाके तो जोड़ के पूरा लंबा पेड़ बनेगा। तो अगला इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या करेंगे, 10-30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इक्वल का इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो पता चल गया। देखो AB तो ऐसा कैसे, और जो ये बेस है बेस की वैल्यू हमें पता है 8 मीटर, इधर डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में जाएगी तो 8/√3 हो गया। अब देखो हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हमें हाइपोटेनियस भी पता चल गई। अब क्या करेंगे, सीधी करके इसको दोनों तरफ से प्लस कर देंगे, ये हाइपोटेनियस और जो हाइट आई है इसकी परपेंडिकुलर की, दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी हमारी, जो आंसर आया है देखो 16/√3 प्लस का 8/√3। तो देखो √3 तो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो √3 सेम आ जाएगा। 16 + 8, 16 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 को। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24√3 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर से क्या हो जाएगी रूट कैंसल, हमेशा क्या होती है स्क्वायर से रूट कट। तो आप देखो 24 वैसा का वैसे ही, √3 ऐसा कैसे ही, अपॉन में क्या बच गया 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब क्या हो जाएगा 8√3 मीटर आपका आंसर आ गया। ये है आपकी हाइट ऑफ ट्री। अगला प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट अगर खींची जाती है तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूफ करना है, कि PA इक्वल है PB के, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है तो वो लिख लिया। अब ट्राइंगल APO एंड BPO, ट्राइंगल APO में और BPO में, दोनों ट्राइंगल में देखो क्या होता है, टेंजेंट जब भी जाती है ना 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री A और एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। OP इक्वल्स टू OP, तो देखो दोनों ट्राइंगल में OP क्या है, कॉमन है, तो कॉमन साइड लिख देंगे। अब देखो O से लेके A और O से लेके B बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस कैसे है, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाहर तक, यहाँ तक टच कर रही है सर्कल को, तो क्या होगी ये जो रेडियस होती है वो हर जगह सेम होती है, तो OA इक्वल होगा OB के, हम लिख सकते हैं। अब देखो जब तीन चीजें सेम हो गई, दो साइड और एक एंगल सेम आ गया, तो क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या हो गए, अब कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में PA इक्वल हो जाएगा PB के। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4, find the radius of the circle। अब देखो उन्होंने बोला है the length of tangent, टेंजेंट की जो लेंथ है from a point A पॉइंट से P पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है आपकी 5, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। एक आपकी दे रखी है 4 और एक ये दे रखी है 5, और आपको ना रेडियस पता करनी है। तो रेडियस क्या होगी, सर्कल के सेंटर से सर्कल की यहाँ तक सर्कल को टच करते हुए जाने वाली लाइन होती है, ये होती है रेडियस। तो ये हमें पता करनी है, मतलब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये दो तरीके से तो दे रखी है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, O से लेके A तक की, तो OA का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर OP तो OP का स्क्वायर प्लस AP तो AP का स्क्वायर, A से लेके P का स्क्वायर। तो अब देखो
ओ ए की वैल्यू कितनी 5 हाइपोटेनियस की, वो लिख दो, ए पी की वैल्यू लिख दो, और ओ पी की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। ओ पी की वैल्यू आपको पता करनी है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और ओ पी की वैल्यू पता करनी है। अब 25 ये प्लस का इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। अब 9 बचेगा तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 3 पेयर बन जाएगी, पेयर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी, ये रेडियस कितने की आ गई 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और जो टोटल 360 ऐसा कैसे मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी 6 × 6। अब देखो 0 से 0 कट, 6 1 6, 6 6 36, 6 1 6, फिर 6 1 6, फिर बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 7, 22 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, यही आंसर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है एरिया, 5 मिनट में जो एरिया है, ये हमने मान लिया एक घड़ी है, घड़ी के जो लेंथ हैंड है इसकी क्या है ये 14 सेंटीमीटर है। ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा हमें ये पता करना है। तो देखो एरिया स्वेप्ट बाय 1 आवर, 1 घंटे में कितना एरिया स्वेप्ट होता है, क्योंकि 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है ये कांटा, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 360। अब 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में क्या होगा सेकंड 60 सेकेंड्स होते हैं, तो टोटल हम डिवाइड कर देंगे 0 से 0 कट, 6 1 6, 6 6 36, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट में होगा 6 5 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई 30, रेडियस आ गई 14। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 14 मल्टीप्लाई 14। अब देखो जितना कट जा रहा है काट देंगे, 0 से 0 कट, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। अब बचा क्या 12 को काट देंगे, यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12। अब देखो ये फिर से 2 3 6 और यहाँ पे जो 2 बचा था देखो 7 1 7, 7 2 14, फिर 2 1 2 कट गया, 11 और 14 बचा। 11 और 14 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 144 अपॉन में 3, यही आंसर है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच की दूरी, बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और पहला नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। फाइंड देम, तो उनको पता करना है हमें। तो लेट नंबर एक्स एंड वाई, हमने ले लिया कि एक्स एंड वाई नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार एक्स एंड वाई मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस के लिए हम लगाते हैं माइनस, इक्वल कितना है 26 है। पहला नंबर दूसरे से कितना बड़ा है 3 गुना बड़ा है, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख ली हमने। इक्वेशन 1 में हमने क्या, इक्वेशन फर्स्ट लिख ली। इक्वेशन फर्स्ट में जो x की वैल्यू है वो रख देंगे, x इक्वल्स टू कितना आया था 3y, तो x की वैल्यू, x की जगह 3y, माइनस का माइनस, y का y इक्वल्स टू 26। अब 3y में से 1y गया तो 2y बचा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y, वो लिख ली एक बार, x का x, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, y की वैल्यू कितनी आई थी 13, 13 3 कितना होता है 39, तो x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये हम क्या करेंगे, ये इक्वल के इस साइड प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस में कर लेंगे दोनों नंबर्स को, इधर से ये वाला क्वेश्चन सही है।
इक्वल के इस साइड क्या है प्लस में, इक्वल के इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे फ्रॉम, पहले तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन को सही करेंगे तो ये हो जाएगी इधर आके माइनस इक्वल में 7 ऐसा कैसे, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा तो 3x है। अब देखो दोनों नंबर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर लेंगे हम 3 की टेबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो 3 की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15y और 3 4 ज़ा 12 ऐसा कैसे। अब देखो ये आ गई थर्ड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को क्या रखें करेंगे सब्सट्रैक्ट, माइनस करेंगे। तो बड़ी वाली इक्वेशन ऊपर लिख दी 9x माइनस 50y इक्वल्स टू 12, और जो दूसरी ये वाली इक्वेशन है इसको नीचे रख लेंगे 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब रूल क्या कहता है, साइन चेंज हो जाते हैं जब भी हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का है मतलब ये माइनस का है तो प्लस, ये भी प्लस का है तो ये माइनस। अब देखो ऊपर का प्लस का नंबर और नीचे का माइनस का, कट हो गया, कुछ नहीं बचा, माइनस हो गया। तो 15 में से 2 गए तो कितना बचा 13, और बड़े नंबर का साइन लगता है इसलिए माइनस का इक्वल 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5। अब 13 मल्टीप्लाई में अपॉन में चले जाएगा तो ये y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 थी। 3x का 3x माइनस का 5 ऐसा कैसे, y की वैल्यू y की जगह 5/13 रख दिया माइनस का 4। अब 3x ऐसा कैसी, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 माइनस का 4। अब लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 13 ही आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 ज़ा 39, प्लस का प्लस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 ज़ा 25। फिर 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा 52। अब देखो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, अब माइनस प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 27, और ये 39x ऐसा कैसे, ये डिवाइड का ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। अब बच के गए माइनस का, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट आपकी 2.4 है, डायमीटर आपकी दे रखी है 14, और आपको क्या करना है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, डायमीटर दे रखी है 1.4, तो 1.4 को अगर हम रेडियस करना है तो हाफ करना पड़ेगा, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 0.7 आंसर आएगा। ये है आपकी रेडियस। अब देखो स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, कौन है तो अंदर। अब देखो स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r² प्लस h²। r² रेडियस जितनी थी उसका स्क्वायर, प्लस हाइट दे रखी है 2.4 उसका स्क्वायर, 7 7 हो जाएगा 49, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 24 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 576 आता है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। प्लस करेंगे तो हो जाएगा 625, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो ये गिन के हम लगा देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 2.5 आपका। अब देखो पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन का सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, इस बेस का एरिया। तो अब देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH, कोन का है πRL, और जो बेस है, बेस क्या है स्क्वायर है, आपका सर्कल है तो बेस का सर्कल का हो जाएगा πr²। अब देखो यहाँ से मैं πr कॉमन ले रही हूँ, πr अगर मैं कॉमन लूंगी तो क्या हो जाएगा πr आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2 और h प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या बच गया l, πr तो चला गया, यहाँ से भी एक πr चला गया है तो सिर्फ एक r बचा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। πr ऐसा कैसे 2, h की वैल्यू 2.4 थी वो रख ली, प्लस का प्लस, l की वैल्यू थी 2.4 वो रख ली, प्लस रेडियस 0.7 थी वो रख ली, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 7.9 ऐसा। अब ऐसा कैसे ही देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितनी है 0.7, और मल्टीप्लाई में क्या है 7.9। अब 7 से 7 1 7, 7 1 7, ये कितना हो जाएगा 0.1। अब सबका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 17.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, एक सॉलिड है, ये कोन के शेप में है, इसकी रेडियस और इसकी हाइट दोनों कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले पता करना पड़ेगा, प्लस उसके अंदर अगर हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस देखो 1/3, अब देखो दोनों जगह से मैं क्या कर सकती हूँ, पाई आर स्क्वायर क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ, तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बच क्या गया 1/3 इंटू यहाँ पे हाइट बच गया प्लस का प्लस 2/3, यहाँ रेडियस 1 बच गया क्योंकि 3 थी पावर तो 2 तो कॉमन लेने में आ गया। अब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसा कैसे, यहाँ पे अब देखो हाइट और जो रेडियस है ये दोनों की क्या है 1 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आना, 1/3 का 1/3 रहेगा प्लस 2/3 का 2/3 रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या होगा 3 डिनोमिनेटर में है और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, पाई आर स्क्वायर वैसा का वैसे ही। अब रेडियस की वैल्यू कितनी, रेडियस दे रखी थी 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, पाई वैसा का वैसे ही, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिटरेसी दे रखा है एक्स, आप देखो आप क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए लिटरेसी नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ सिटीज दे रखा है, आपको एक्स की वैल्यू, यू की वैल्यू और एफ यू की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी आएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वैसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसको हम ऐड कर लेंगे, तो आपको ऐड करना तो आता होगा, ऐड करके क्या आंसर आएगा 35। अब देखो ये एक्स कैसे आएगा, जो एक्स की वैल्यू वो कैसे आएगी, दोनों नंबर जो दे रखे हैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब यू की वैल्यू कैसे आएंगी, जो एक्स की वैल्यू आई उसमें से बीच का नंबर हम क्या मान लेंगे कि ए है। अब देखो एक्स माइनस ए, यू निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन में एच। एच क्या होता है, डिफरेंस होता है, कितने कितने नंबर का डिफरेंस है, इनमें हमें दिख रहा है कि 10 नंबर का डिफरेंस है। अब देखो x क्या करेंगे हम, x तो ये पूरे नंबर से, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन में एच होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 70। अब 50 में से 70 घटाएंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 50 में से 70 घटाने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -20। फिर से वापस वही करेंगे, एक्स माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू ये रखेंगे, ए की वैल्यू माइनस में ये रखेंगे और डिफरेंस 10 से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। फिर ऐसा करते करते ये सब वैल्यूज आ जाएगी आपकी यू की। अब एफ फ्रीक्वेंसी जो है और यू की जो वैल्यू आई उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स ये आएंगे। अब ये आंसर आएंगे तो क्या होगा उसके बाद, हाँ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, डी की वैल्यू जो है वो पहले निकाल ली थी मैंने और वो लिख के मैंने यू की कर दी थी। तो यहाँ देख लो एक बार फिर से, एक्स माइनस ए अपॉन जो वो है उससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंस जितना भी है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका पहला आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। आप देखो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6, 3 1 आपका आ जाएगा 10, क्या 10 1 = 10 1 = 10, 10 1 = 10, माइनस का 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 का 1 में करेंगे 8, 3 का 6 में 6, 3 का 2 में करेंगे तो 3 2 = 6, सब करेंगे तो ये माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका सिग्मा एफ यू जो आएगा सम आएगा इनका वो -2 आएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड से हम करेंगे तो फॉर्मूला होता है x = a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। अब a की वैल्यू 70 प्लस का प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू थी 2 और अपॉन में 35 इंटू एच, डिफरेंस कितना है 10 का, 2 10 = 20 अपॉन में 35। अब देखो क्या होगा 70 ऐसा कैसे ही, ये 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 = 20, 5 7 = 35। अब देखो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, फिर माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे 69.43 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सेट का
लास्ट क्वेश्चन है, मोड निकालना है इसमें। आप देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो देखनी रहती है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 61। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन आपका दे रखा है उसका जो पहला नंबर होता है ना वो होता है आपका L, और जो ऊपर वाला जो F1 से ऊपर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला जस्ट नंबर रहता है 61। जो फर्स्ट सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी रहती है उससे ऊपर वाला नंबर होती है F0, उसके बाद वाला नंबर रहता है F2। अब देखो हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 60 प्लस का प्लस F1 की वैल्यू जो है 61 वो लिख दी, माइनस F0 की वैल्यू जो है 52 वो लिख दी। 2 इंटू F1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका, माइनस F0 की वैल्यू F2 की वैल्यू और H जो होती है वो डिफरेंस होता है कितने नंबर का गैप है, तो 20 है। अब 61 में से 52 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस और फिर इस बड़े नंबर में से माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 90 आएगा। फिर ये सब सेम चलता रहेगा 122। अब 122 में से 90 जाएगा तो 32 बचेगा। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 2 ज़ा 80 और 0 का 0 अपॉन में 32 और 60 प्लस का ऐसा कैसे। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 की टेबल से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 0 का 0। अब ये देखो इसको फिर से 2 की टेबल से तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8 बचा कितना यहाँ से 1, 2 5 ज़ा 10। अब ये डिविजिबल इस तरीके से सिमिलर टेबल से नहीं है, इसको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.62। तो 5.62 को आपको क्या करना है, प्लस करना है 60 में। तो 60 में 5 ऐड करेंगे 65 और 62 पॉइंट में ऐसा का ऐसे। ये पूरा जो है क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है 2023 का, वो सॉल्व हो गया। अगर आपको जो वीडियो है वो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।